हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन कवर करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जितना भी एनसीईआरटी है उसके सारे टॉपिक कवर करेंगे। साथ में 2026 बोर्ड में जितने भी पीवाईक्यू आए थे उसे भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने शुगर के साथ NaCl, आपने सॉल्ट भी वाटर में डिसॉल्व किया तो ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अब इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो जब आप टेस्ट करोगे तो आपको यूनिफॉर्म टेस्ट आता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। अब जो सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो जैसे आपने शुगर वाटर में डिसॉल्व किया तो इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन होता है। और इस चैप्टर में मोस्टली हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। अब जो कंपोनेंट लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो वो कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। यहां पे वाटर जो है लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब जो सॉल्वेंट है वही डिसाइड करता है कि क्या फिजिकल स्टेट होगी सोल्यूशन की। अब जो सॉल्वेंट है वो याद रखना, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है। तो जो सॉल्वेंट है उसी के हिसाब से जो फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के छोड़ के जो बाकी कंपोनेंट प्रेजेंट है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे जो शुगर है ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसे हम सोल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन है वो तीन तरह के हो सकते हैं। गैसियस सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर जो सॉल्वेंट है वो गैस है तो जो सोल्यूशन है वो गैसियस सोल्यूशन होता है। और अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन होता है। और अगर सॉल्वेंट जो है सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन होता है। सबसे पहले हम गैसियस सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर गैस जो है, एक गैस जो है सोल्यूट है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दूसरी गैस ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है, तो इस तरह के सोल्यूशन को गैस इन गैस सोल्यूशन हम कहेंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इसका जो मिक्सचर है, जो एयर का मिक्सचर होता है, तो ये गैस इन गैस सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, जिसमें लिक्विड जो है सोल्यूट है, गैस जो है सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन। जो क्लोरोफॉर्म है लिक्विड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन के साथ अगर आप मिक्स करोगे तो ये लिक्विड इन गैस होता है। सॉलिड इन गैस भी हो सकता है। जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड। अगर आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व होता है और जो CO2 है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है। तो ये एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या होता है? एक जो लिक्विड है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है? सॉल्वेंट है। जैसे इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। जो अल्कोहल है अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, जो सॉलिड है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे जो ग्लूकोज है अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन की बात करें, गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो जो गैस है वो क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जो हाइड्रोजन है अगर पैलेडियम के साथ प्रेजेंट है, पैलेडियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो गैस इन सॉलिड सोल्यूशन है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, एमल्गम ऑफ मर्करी विद सोडियम। तो जब आप अलॉय बनाते हो मर्करी का सोडियम के साथ, तो मर्करी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो वो लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड इन सॉलिड का ये एग्जांपल है। और लास्ट है सॉलिड एंड सॉलिड। तो इसमें जो सॉलिड है इसका सोल्यूशन होता है। तो सॉलिड, एक सॉलिड क्या होगा? कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा, और एक सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट होगा। जैसे जो अलॉयज होते हैं, तो अलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। तो कॉपर और गोल्ड का जो अलॉय है वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है, जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें कितना शुगर प्रेजेंट है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म यूज की है। पहला है मास परसेंटेज, इसे W/W भी कहते हैं। अब ये होता क्या है?
मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, तो जो भी कंपोनेंट है उसका जो मास परसेंट है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। वो जो कंपोनेंट है चाहे वो सोल्यूट या सॉल्वेंट है उसका कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 हमें मास परसेंटेज मिलता है। जैसे एग्जांपल है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास दिया हुआ है। तो सपोज क्वेश्चन में हमें ये दिया 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका मतलब क्या होता है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 10 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा सॉल्यूशन माइनस क्या होगा सोल्यूट होगा। तो 100 माइनस 10 जो वाटर है वो 90 ग्राम्स होगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। मास परसेंटेज इज यूज्ड इन, अब ये यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में, जो इंडस्ट्रीज में केमिकल्स यूज होते हैं उसकी एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन जो होता है, इसका जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया है, यह है 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट होता है 3.62% मास परसेंट इन वाटर, तो ये एग्जांपल है। सेकंड है कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोस्टली ये तब यूज होता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों है वो क्या है लिक्विड है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट की हम बात करें उसका कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दिया 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये 10% अगर आपको V/V सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 ml ऑफ जो इथेनॉल है ये डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये क्या है वॉल्यूम परसेंटेज है। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड, तो जिस सॉल्यूशन में क्या होता है लिक्विड्स होते हैं तो मोस्टली उसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है एंटी फ्रीज का। एंटी फ्रीज में हमारे पास 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल है, मतलब 35 ml ऑफ जो इथाइलिन ग्लाइकोल है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या है डिसॉल्व है। इट इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग इंजन, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्या होता है जहां पे काफी कम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है कुछ जगह पे, तो वहां पे हम कार में क्या यूज करते हैं एंटी फ्रीज के लिए, ताकि जो कार के अंदर रेडिएटर में वाटर है वो फ्रीज ना हो, तो हम 35% इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं। ये लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है टू अराउंड 255.4 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है -17.6 डिग्री सेल्सियस। सो एज रिजल्ट इवन 0 से कम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसे W/V भी कहते हैं। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो है इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन में जब डिसॉल्व करते हो तो W/V जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है। कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, आपने देखा होगा जो मेडिसिन है उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है और उसमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट है मेडिसिन है वो प्रेजेंट होता है, जैसे 10 mg 5 mg प्रेजेंट होता है, तो ये हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन। अब ये जो 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन है ये नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन होता है। ये हमारी बॉडी के जो आरबीसीज हैं जो ब्लड है उसके साथ ये आइसोटोनिक होता है, सेम कंसंट्रेशन जैसा होता है। तो नॉर्मली पेशेंट को नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन यही दिया जाता है ताकि बॉडी में ऑस्मोसिस ना हो पाए। और इसका मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम ऑफ जो NaCl है ये डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। फोर्थ फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन, इसे ppm कहते हैं। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, अब जो सोल्यूट है वो अगर ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, काफी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट स्टिल उसकी अगर सिग्निफिकेंस होती है तो हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। एग्जांपल कंटेमिनेंट इन एयर, तो जैसे एयर में क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट है तो मतलब सोल्यूशन कितना हो जाएगा 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर आपने मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया, इसमें 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट है तो वो पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे जैसे मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट की हम बात करें उसके कितने पार्ट्स हैं
वो मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सोल्यूशन। कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, वो भी मास या वॉल्यूम हो सकता है, इंटू 10⁶। 10⁶ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज हमें सी वाटर दिया, 1 लीटर दिया, 1 लीटर सी वाटर ये हमें दिया होगा क्वेश्चन में 1030 क्या हो ग्राम होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन देखोगे काफी ये कम है, 6 × 10⁻³ ग्राम है। तो ये भी वेट है, ये भी वेट है, तो हम मास बाय मास का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम डिजॉल्व ऑक्सीजन का मास लेंगे, सी वाटर का मास लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप ppm यूज कर रहे हो तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 5.8 ग्राम्स जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व है 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। अगर आपने 1 मिलियन ग्राम ऑफ सी वाटर लिया तो 5.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व है, तो ये 5.8 ppm हो जाएगा। तो ऐसे आप ppm कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो अगर हमें मोल्स दिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हैं और इसका जो सिंबल है ये काई होता है। जैसे हम नॉर्मली चैप्टर में बाइनरी मिक्सचर की बात करेंगे, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, सपोज 2 कंपोनेंट A एंड B प्रेजेंट है, तो A कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na होगा, B कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स Nb होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, तो Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन Na + Nb होगा। और काई B क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb। और अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ऊपर Na + Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A + B इज इक्वल टू 1। तो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, 1 माइनस वो जो मोल फ्रैक्शन है आपको दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इट इज यूज्ड इन रिलेटिव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, ये कैपिटल M होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब याद रखना जो 1 लीटर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मोलैरिटी होता है और इसका जो यूनिट है ये मोल्स पर लीटर होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसे लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जैसे एग्जांपल है हमें दे सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर, ये भी लिख सकते हैं, या 0.25 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल्स ऑफ जो NaOH है ये डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब जो मोलैरिटी है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और जो मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जो वॉल्यूम है इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, ये स्मॉल m होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसमें पर kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, और इसका यूनिट होता है मोल पर kg। तो अगर आपको सपोज दिया 1 मोल पर kg और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ जो KCl है विच इज 74.5 ग्राम्स, ये डिसॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, क्योंकि हमें नीचे क्या दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। जो मास है वो याद रखना टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, सो दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि जो मास है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इट्स मैक्सिमम अमाउंट। अगर हमारे पास सपोज NaCl है, आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, अब जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हो तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि आपने कौन सा सॉल्यूट लिया, कौन सा आपने सॉल्वेंट लिया, उस पर डिपेंड करता है।
साथ में टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। अब हर एक जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता गिवन लिक्विड में। जैसे जो पेट्रोल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। NaCl शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेफ्थलीन और जो एंथ्रासीन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाते हैं बेंजीन में, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर सॉल्यूट होता है जिसमें पोलैरिटी होता है, चार्ज होता है, जैसे NaCl, ये डिसॉल्व हो जाता है पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर। वाटर में हमें पता है ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, पोलैरिटी होती है। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो इसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जो लाइक सब्सटेंस है वो लाइक में डिसॉल्व होते हैं। अब जो सॉलिड सॉल्यूट है जब आप ऐड करते हो सॉल्वेंट में, द सॉल्यूट डिसॉल्व। जैसे NaCl को वाटर में ऐड किया तो NaCl डिसॉल्व हो जाता है। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में जब NaCl है जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। सम सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन। अब जो सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो कोलाइड करते हैं विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल। जो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल आप ऐड करे हो उसके साथ कोलाइड करके सेपरेट आउट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जो डिसॉल्व थे कोलाइड करके वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब याद रखना इनिशियली ना डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, ज्यादा सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, और जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन आने लग जाता है तो जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। सून ए स्टेज इज रीच। सून ऐसी एक स्टेज आती है जो टू अपोजिट प्रोसेसेस हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, सेम रेट पे होने लग जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब जो सॉलिड सॉल्यूट है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर क्या कर रहा होता है, सॉल्यूशन बना रहा होता है, इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। अब क्या होता है, जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड करके वापस सॉलिड सॉल्यूट भी बना रहे होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन और जो क्रिस्टलाइजेशन है उसका रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और इसी स्टेज पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट हो जाता है एट गिवन कंडीशन। अब याद रखना एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाते एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, इसके लिए हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम में कोई चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम काउंटर एक्ट करता है। सबसे पहले हमने नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है और हम बात करेंगे अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या, जो डेल्टा H है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा होता है, डेल्टा H जो है लेस देन 0 होता है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। और अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि जो सॉलिड एंड लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर से कोई अफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे हमने सपोज एक कंटेनर लिया है, ऊपर क्या है, पिस्टन है, तो प्रेशर है, यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं और नीचे क्या है, लिक्विड है। तो गैस पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जो गैस पार्टिकल डिसॉल्व कर रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ जो गैस पार्टिकल है लिक्विड से वो गैसेस फेज में चले जाएंगे। तो जब सिस्टम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग, जो गैस पार्टिकल का रेट जो है इधर एंटरिंग का एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम, और सेम अमाउंट ऑफ जो गैस पार्टिकल है सॉल्यूशन को लीव करेंगे। नाउ इंक्रीज द प्रेशर बाय कंप्रेसिंग गैस। नाउ हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया।
जैसे हमने गैस को कंप्रेस किया, इसे हमने कंप्रेस किया पिस्टन से, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया है। रेट ऑफ गैस पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, अब जो गैस पार्टिकल है जो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस ऑफ द सोल्यूशन वो इंक्रीज हो गया, और अगर ज्यादा तेजी से स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। जो लिक्विड के ऊपर गैस प्रेजेंट थी, अगर उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी ज्यादा होती है, तो उसके प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है। और वाली स्टेटमेंट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेस में, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, जो गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व है सोल्यूशन पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वेपर फेस में वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू KH काई। KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, काई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। अब जो डिफरेंट गैसेस है उनका डिफरेंट KH वैल्यू होता है एट सेम टेम्परेचर, और जो KH है इट इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, तो KH जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। अब याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, अगर गिवन प्रेशर में KH का वैल्यू ज्यादा है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे हमारे पास डिफरेंट गैसेस है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप देख सकते हो KH का वैल्यू यहाँ पे हीलियम का सबसे ज्यादा है, तो हीलियम की सबसे कम क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। अगर हम KH वैल्यू का देखें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आप देख सकते हो 293 से 303 केल्विन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो KH का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है नाइट्रोजन का। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी जो टेम्परेचर है अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, KH का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है अगर KH का वैल्यू ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस है ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और जो एक्वेटिक स्पीशीज है जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, 2026 बोर्ड में ये आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट्स हेनरी लॉ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। KH का वैल्यू दिया CO2 का इन वाटर एट 298 केल्विन 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ Hg। सबसे पहले हेनरीज लॉ की बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन, तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है काई के मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, इसे इक्वेट करते हैं, P इज इक्वल टू KH काई। KH क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें CO2 जो है पता करना है। हमें दिया है जो प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है 1.25 10⁻⁶ mm ऑफ Hg। तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर बाय KH का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 6.08 10⁻⁴ हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहला है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस की प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं हेनरी लॉ को। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, अगर आप चाहते हो जो CO2 है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में डिसॉल्व हो पाए तो बॉटल को हम हाई प्रेशर में सील करते हैं। जैसे आप हाई प्रेशर में बॉटल को सील करते हो, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो CO2 है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में जो स्कूबा डाइवर और जो डीप सी डाइवर है ब्रीथ एयर एट हाई प्रेशर, क्योंकि नीचे वाटर में प्रेशर ज्यादा होता है तो ये हाई प्रेशर में एयर को ब्रीथ करते हैं। हाई प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। नॉर्मली जो नाइट्रोजन हम एयर में ब्रीथ करते हैं ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि नीचे जो प्रेशर है काफी ज्यादा है तो नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो जाता है। व्हेन डाइवर कम टुवर्ड द सरफेस, अब जब डाइवर है सरफेस की तरफ आता है
प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है, रिजल्ट इन रिलीज ऑफ डिसॉल्व गैसेस फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में जो डिसॉल्व गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है वो रिलीज होने लग जाता है और बबल्स ऑफ नाइट्रोजन बनने लग जाते हैं। अब ये जो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन है ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं और इससे काफी पेन हो सकती है और इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं और एक फेटल भी हो सकता है। टू अवॉइड बेंड्स, अगर आप बेंड्स को अवॉइड करना चाहते हो, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इसे भी अवॉइड करना चाहते हो, तो जो टैंक यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स, इसे हम फिल कर देते हैं एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम से डाइल्यूट कर लेते हैं क्योंकि जो हीलियम है हमें पता उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो जो हम टैंक लेते हैं उसमें हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और जो ऑक्सीजन है 32.1% होता है। एज ए रिजल्ट कम नाइट्रोजन होने की वजह से जो बैंड्स की कंडीशन है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है एनॉक्सिया इन क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स है वो हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं और हमें पता है हाई ऑल्टीट्यूड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है कम प्रेजेंट होता है तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता है। एज ए रिजल्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू, तो हमारे ब्लड और टिश्यू में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। इट कॉजेस क्लाइंबर टू बिकम वीक, और जो क्लाइंबर है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं और इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले बेंड्स की हम बात करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है बेंड्स में क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर है वो अंडर वाटर जाता है, वहां पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और जब डाइवर सरफेस की तरफ आता है प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो गैसेस हैं वो रिलीज हो जाती है और नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के बबल्स हैं ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और उस कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। काफ़ी ये पेनफुल और डेंजरस होता है लाइफ के लिए और इसे अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर का टैंक है उसे हम डाइल्यूट करते हैं हीलियम से। तो जो स्कूबा डाइवर का टैंक है उसमें हीलियम होता है 11.7%, हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है 56.2% और ऑक्सीजन होता है 32.1%। सेकेंड है एनॉक्सिया। हाई ऑल्टीट्यूड में याद रखना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, क्योंकि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड और टिश्यू में होता है। तो जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में उसकी वजह से याद रखना जो क्लाइंबर्स है वो काफी वीक फील करते हैं, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, दे अनेबल टू थिंक क्लियरली, और ये जो कंडीशन है इसे हम एनॉक्सिया कहते हैं। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, गैस को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारा सोल्यूशन बना है। अब ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और अगर हम ली-चाइटलर प्रिंसिपल की बात करें, अगर आप गैस इन लिक्विड सोल्यूशन जो है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। लिक्विड सोल्यूशन आर फाउंड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड। लिक्विड सोल्यूशन तब होता है जब सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, तो मोस्टली इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। सच सॉल्यूशन कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, तो इसमें वन या मोर वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है। वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो वेपर्स बना सकता है। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। नॉर्मली क्या होता है, जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है वही वोलेटाइल होता है, वही वेपर्स बना सकता है। जो सोल्यूट है मे और मे नॉट बी वोलेटाइल, वो वोलेटाइल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। हम बाइनरी सोल्यूशन लेंगे, 2 कंपोनेंट होंगे और दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे और दोनों वोलेटाइल लिक्विड होंगे। दोनों जो लिक्विड है वो वेपर्स बना सकते हैं। हमने क्लोज वेसल लिया है। बोथ कंपोनेंट इवेपोरेट, क्योंकि वोलेटाइल है दोनों इवेपोरेट करेंगे। इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जैसे वो क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा, तो वेपर और लिक्विड के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। सिमिलरली जो सेकंड कंपोनेंट है उसके भी वेपर और लिक्विड के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। P1 P2 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट 1 एंड सेकंड। तो P1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड होगा, और Chi1 Chi2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा
तो Chi1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, Chi2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड। तो अब हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर सॉल्यूशन में वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब सपोज कंपोनेंट 1 जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका जो ऊपर वेपर्स बनेंगे वो भी ज्यादा होगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर कंपोनेंट सेकंड ज्यादा प्रेजेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यही राउल्ट्स लॉ बताता है कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन में प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर आप मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। अगर हम कंपोनेंट 1 की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। जो P01 है ये याद रखना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। अगर सपोज सिर्फ प्योर कंपोनेंट 1 सिर्फ एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होता है उसे P01 कहते हैं। और अगर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो याद रखना जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P01 हो जाएगा। और जैसे आप दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो ये इक्वेशन है। सिमिलरली कंपोनेंट सेकंड में P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2 और P2 इज इक्वल टू P02 Chi2 के इक्वल होगा। और जो P02 कांस्टेंट है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड। और जब प्योर कंपोनेंट सेकंड ही प्रेजेंट होगा, Chi2 1 के इक्वल होगा, P2 इज इक्वल टू P02 ये इक्वल होगा। और अगर आप दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे मोल फ्रैक्शन कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये हमें बताता है टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस इन द कंटेनर। तो कंटेनर के ये जो सॉल्यूशन फेस है इसके ऊपर कितना टोटल प्रेशर है, दैट विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी जितने भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उसके सम के इक्वल क्या होता है, P टोटल होता है। मतलब जो P टोटल है दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसे हम इक्वेट करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे P01 Chi1 प्लस P02 Chi2। और हमें पता है कि Chi1 प्लस Chi2 जो है 1 के इक्वल होता है, तो जो Chi1 है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 की ये इक्वल हो जाएगा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम Chi1 को लिख सकते हैं 1 माइनस Chi2। इसे हम रीअरेंज करेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू Chi2। अगर हम वेपर फेस और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड सेकंड के ग्राफ की बात करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा और हम एज्यूम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड जो है P02 जो है वो ग्रेटर है P01 से। तो यहाँ पे हमें दिया Chi1 1 के इक्वल है, मतलब कंपोनेंट सिर्फ 1 प्रेजेंट है। अगर कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है, तो ये P01 हो जाएगा। और जैसे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन कम होता है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, तो P1 जो है यहाँ पे कम होगा। अगर हम Chi2 की बात करें यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही आप Chi2 का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है P2 जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Chi2 1 के इक्वल है, सिर्फ कंपोनेंट सेकंड प्रेजेंट है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम हो जाएगा, P02 हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है P टोटल जो होता है P1 प्लस P2। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है तो हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बट अगर हमें वेपर्स में मोल फ्रैक्शन पता करना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो पार्शियल प्रेशर से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वेपर्स हैं फेस वो पता कर सकते हैं। जैसे Y1 एंड Y2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड सेकंड इन वेपर फेस है, तो जो Y1 है दैट बिकम्स इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर P टोटल। और जो Y2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड जो है वेपर फेस में दैट इज इक्वल टू P2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा।
याद रखना जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, आगे हम उसकी बात करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ हमें बताता है द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये हमें ऑलरेडी पता है, P1 इज इक्वल टू P01 Chi1 होता है। और याद रखना इसमें जो इंटरेक्शन होता है ना सोल्यूट सॉल्वेंट का, दैट इज इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आइडियल सॉल्यूशन में वो इंटरेक्शन जो है इक्वल होता है और राउल्ट्स लॉ वो फॉलो करते हैं वो सॉल्यूशन। अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस हमने लिक्विड में डाला है, इसमें वन कंपोनेंट जो वोलेटाइल होना चाहिए है एज गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, K इक्वल होता है। अब हेनरी लॉ में हमें पता है KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जो KH का वैल्यू है ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें डिफरेंट इंटरेक्शन हो सकती है सोल्यूट सॉल्वेंट की। मतलब जो KH का रेंज है काफी ज्यादा क्या होता है, वाइड होता है, और एक ऐसा रेंज आता है KH का जब KH जो है P01 के इक्वल होता है। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से इक्वल हो सकता है। मतलब डिफरेंट KH वैल्यू में जो KH का वैल्यू है वो P01 से इक्वल किसी में हो सकता है। तो जो KH है जब वो इक्वल हो जाएगा P01 से, तो तभी हम क्या कहते हैं, जो राउल्ट्स लॉ है वो बन जाता है स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की हम एग्जांपल की बात करें, जैसे NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वाटर हमने ऐड किया, आयोडीन एंड सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड हमने ऐड किया। अब याद रखना ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, मतलब ये जो सॉल्यूट है वेपर्स नहीं बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अब जो वेपर प्रेशर है इट इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट होते हैं ना, तो जो मॉलिक्यूल है सरफेस से इजीली क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, ठीक है, और जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है। बट जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है सरफेस पे, तो जो सॉल्वेंट का एस्केप करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो इन सॉल्यूशन सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की सरफेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस, जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो सरफेस से एस्केप कर सकते हैं वो कम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एनी सॉल्यूशन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है इन द सॉल्यूशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। अब याद रखना इसमें हमने जो सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट 1 जो है ये वोलेटाइल है, वेपर बना सकता है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है सेकंड जो है ऐड किया। अब सॉल्वेंट जो है क्योंकि वही वेपर बना सकता है, तो जो वेपर प्रेशर है इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। तो ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है वेपर फेस में और यही कंट्रीब्यूट करता है वेपर प्रेशर पे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है अगर 0 हुआ तो वेपर प्रेशर 0 होगा, और अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते हो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जब Chi1 1 के इक्वल होता है, सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो इक्वेट कर सकते हैं, जो P1 है दैट बिकम्स इक्वल टू P01 Chi1। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो Chi1 जो है डिक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ KCl टू 1 लीटर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, बट अगर आप 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल ऐड करोगे 1 लीटर ऑफ वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जब आप ना 1 मोल ऑफ KCl ऐड करोगे वाटर में तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर्स नहीं बना सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्वेंट वाटर है वही वोलेटाइल है, वही वेपर्स बना सकता है। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूशन में क्या हो गया, सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ चुके हैं। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड। अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सरफेस पे वो कम हो गए क्योंकि सॉल्यूट आ चुका है। एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिड्यूस्ड। तो जो वेपर्स बना रहे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो रहा है।
वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो रहा है जब आप KCl ऐड करते हो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर हम मिथनॉल वाटर के मिक्सचर की बात करें, इसमें पॉजिटिव डिविएशन आपको दिखाई देता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब याद रखना जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन मिथनॉल एंड वाटर वो वीकर होता है देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर और प्योर मिथनॉल। मतलब जो मिथनॉल के मॉलिक्यूल है वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दोनों सेपरेट रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है कम होता है, दोनों सेपरेट रहते हैं तो वेपर प्रेशर ओवरऑल इंक्रीज होता है, तो इसमें पॉजिटिव डिविएशन होता है। दिस वीकर इंटरेक्शन इंक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल है इजीली एस्केप कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, क्योंकि ओवरऑल जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। नेक्स्ट हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसे हमने क्लासिफाई किया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो सॉल्यूशन ना राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब याद रखना जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है ऑफ द प्योर कंपोनेंट ऑफ टू सॉल्यूशन इज जीरो। जब आप दो कंपोनेंट को क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो जो एंथैल्पी है डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H है वो जीरो होता है, तो जो एंथैल्पी चेंज है जीरो है। मतलब ना हीट एब्जॉर्ब होता है ना जो हीट है वो इवॉल्व होता है जब कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं। अब जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है इट इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। मतलब सपोज एक कंपोनेंट 100 ml है, सेकेंड कंपोनेंट जो है 50 ml है, जब आपने मिक्स किया तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो 150 ml हो गया, तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग जो है जीरो के इक्वल होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट्स। अगर सपोज हमारे पास दो प्योर कंपोनेंट A एंड B प्रेजेंट है, अब जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो किसके बीच में हो सकता है, A और A के बीच में हो सकता है, B और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, A और B के बीच में हो सकता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में याद रखना जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन AA एंड BB वो इक्वल हो जाता है बिटवीन AB, ठीक है। और इससे क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और जो आइडियल सॉल्यूशन है काफी वो रेयर होता है, बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, बट कुछ सॉल्यूशन जो है वो नियरली आइडियल बिहेवियर के होते हैं। एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन का सॉल्यूशन, बेंजीन एंड टॉलिन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे, जब सॉल्यूशन ओबे नहीं करता राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक में पॉजिटिव डिविएशन होता है, सेकंड में नेगेटिव डिविएशन होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, इसमें जो AB इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू AA-BB इंटरेक्शन। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है आपस में अट्रैक्ट कम करते हैं, एज ए रिजल्ट वो सेपरेट रहते हैं और इजीली वो क्या कर सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ A और B फाइंड इट इजी टू एस्केप, वो इजीली एस्केप कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन देयर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है, इसमें PA, PB और P टोटल का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो PA का वैल्यू है दैट बिकम ग्रेटर देन P नॉट A काई A, PB का वैल्यू है ग्रेटर देन P नॉट B काई B। डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स विल बी हेल्ड लूजली। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, कम होती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एस्केप कर पाते हैं, अट्रैक्शन कम होती है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डेल्टा V ऑफ जो मिक्सिंग है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सपोज आपने 100 और 50 ml दो सॉल्यूशन को ऐड किया, अब जो ओवरऑल वॉल्यूम है 150 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम है तो उन्हें दोनों को साथ में रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक हो जाता है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन।
जो प्योर इथेनॉल है वो आपस में क्या करता है, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और जैसे ही आप एसीटोन ऐड करते हो तो एसीटोन क्या करता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरफेयर करता है, ब्रेक कर देता है। एज ए रिजल्ट एसीटोन और इथेनॉल के मॉलिक्यूल सेपरेट दूर दूर रहते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में ना डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट ये जो इंटरेक्शन है ये कम होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। मतलब एक कार्बन डाइसल्फाइड का मॉलिक्यूल और दूसरे कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट इसमें जो पॉजिटिव डिविएशन है दिखाई देता है। नेक्स्ट है सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन ए एंड बी दैट इज वीकर देन ए बी। मतलब ए और बी मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट जो सोल्यूट सॉल्वेंट है पास में रहते हैं और जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो है डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी डिक्रीज हो गया और जो पी टोटल है वो भी डिक्रीज हो गया। तो जो पी ए है दैट बिकम्स लेस देन पी नॉट ए काई ए, पी बी बिकम्स लेस देन पी नॉट बी काई बी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी वो क्लोज में आ चुके हैं और जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो गया। तो जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो जाता है। मतलब अगर आपने 100 और 50 ml के दो सोल्यूशन मिक्स किए, अब जो ओवरऑल वॉल्यूम है लेस देन 150 हो जाएगा। जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो जो सोल्यूट सॉल्वेंट है उनके बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि उसकी वजह से वो स्टेबल हो जा रहे हैं, स्टेबल होने की वजह से वो हीट इवॉल्व कर रहे हैं। तो जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है लेस देन 0, मतलब जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। जैसे एग्जांपल है नेगेटिव डिविएशन का, मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। तो यहाँ पे एनिलीन और फिनोल है, आप देख सकते हो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से दोनों साथ में रहते हैं, ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और ये एसीटोन है। तो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है कम हो जाता है और नेगेटिव डिविएशन हो जाता है। नेक्स्ट हमें दो डिफरेंस बताना आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में। जो आइडियल सोल्यूशन है उसमें डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। वेयरएज नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइडियल सोल्यूशन ओबे करते हैं राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, वेयरएज नॉन आइडियल सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। तो ये दो डिफरेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इज शोन बाय ए मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल और एनिलीन का जो मिक्सचर है उसमें आपको क्या डिविएशन दिखाई देगा, गिव रीजन। व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जब आप मिक्स करोगे फिनोल एंड एनिलीन। सबसे पहले फिनोल और जो एनिलीन है ये नेगेटिव डिविएशन शो करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिनोल का हाइड्रोजन और एनिलीन के नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। एज ए रिजल्ट ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं, साथ में रहने की वजह से ये इजिली एस्केप नहीं कर पाते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है। तो अगर आप देखोगे नेगेटिव डिविएशन आता है राउट्स लॉ से और नेगेटिव डिविएशन होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आ जाता है, ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, वेपर प्रेशर कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर हमें रेज करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉप विल बी फॉर्म बाय सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, गिव रीजन। अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारे पास प्रेजेंट है तो याद रखना दोनों के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वो इजीली एस्केप नहीं कर सकते हैं, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो इसमें नेगेटिव डिविएशन आता है और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएंगे एट स्पेसिफिक कंपोजिशन और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का वो हायर होगा देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज़ोट्रॉप की। अब याद रखना अगर आपके पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, आपने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स किया, एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दूसरे का ज़्यादा होगा, तो जब आप हीट करोगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी वेपर्स बनाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेसिस में सेपरेट कर सकते हैं। बट एज़ोट्रॉप में क्या होता है, हमारे पास जो मिक्सचर होती है जब आप उसे हीट करते हो तो दोनों कंपोनेंट एक साथ क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। तो बाइनरी मिक्सचर
हैविंग सेम कंपोजिशन, तो इनका लिक्विड और वेपर फेस में क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो ये प्योर लिक्विड के जैसे बिहेव करते हैं और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो इसे हम एज़ोट्रॉप कहते हैं। क्योंकि इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उसे हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। अब दो तरह के एज़ोट्रॉप हो सकते हैं, पहला है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, लिक्विड पेयर शोइंग लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। और जो लिक्विड का पेयर है उसमें लार्ज पॉजिटिव डिविएशन आ रहा है, तो वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो एट एज़ोट्रॉप कंपोजिशन जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट हो गया। अगर ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट याद रखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, तो तभी हम इसे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल है इथेनॉल वाटर मिक्सचर की, जो इथेनॉल है 95% बाय वॉल्यूम है और जो वाटर है 5% बाय वॉल्यूम होना चाहिए। सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, इसमें जो लिक्विड पेयर है वो लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से और जो एज़ोट्रॉप कंपोजिशन है उसमें जो वेपर प्रेशर है मिनिमम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो रीच बॉइलिंग पॉइंट, तो तभी हम इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% बाय मास होता है और जो वाटर है 32% बाय मास होता है और ओवरऑल इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 393.5 केल्विन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ऑल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये जो प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ये ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। जैसे अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज या 1 मोल ऑफ यूरिया है तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सेम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। और इस चैप्टर में हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम सॉल्यूशन लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो हमें पता है जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है, उसे P01 कहते हैं। जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इन सॉल्यूशन ये लेस देन हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। हमें दिया है जो Chi1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वही वोलेटाइल है, वही वेपर्स बना सकता है। तो हमारा फॉर्मूला होगा P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू Chi1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, P01 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। तो ओवरऑल रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, इनिशियली वेपर प्रेशर कितना था, P01 था, अभी कितना हो गया है, P1 हो गया। तो डेल्टा P1 जो है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कितना था, P01 था, माइनस P1 हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P01, P1 का वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे Chi1 P01 को कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस Chi1, और हमें पता है 1 माइनस Chi1 किसके इक्वल होता है, Chi2 के इक्वल होता है। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू Chi2, और ये जो हमारा टर्म आया इसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं और ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें जो डेल्टा P1 बाय P01 है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की बात करें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन N1 प्लस N2। N1 एंड N2 क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर सपोज क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया, नॉर्मली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखते हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ना जो सॉल्वेंट है काफी ज्यादा है, तो N1 जो है काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू N2, सॉल्वेंट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप एडिशन कर रहे होते हो एक वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो दूसरी वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू N2 बाय N1, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है,
मास बाय मोलर मास। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W2/m2 और जो N1 है W1/m1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिसमें W1 एंड W2 क्या है, मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, M1 एंड M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब उसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो जाता है, तो तब बॉइलिंग पॉइंट आता है। और जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये हमें पता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन जो है इट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। अब ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का सोल्यूशन का TB एंड प्योर सॉल्वेंट का T0B, तो ये जो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, डेल्टा TB कहते हैं। और जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम ग्राफ से देखेंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 एटमॉस्फेयर और 1.013 बार। हमने सॉल्वेंट लिया, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सॉल्वेंट का, इसे TB0 हम कहेंगे। उसके बाद सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन को अगर आप हीट करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर जो है इसका 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सोल्यूशन का, TB आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस है डेल्टा TB है, इसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो डेल्टा TB है दैट इज इक्वल टू TB माइनस TB0, तो इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। अब याद रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m। इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल m। अब KB क्या होता है, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसे हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इसका यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल। अगर हम स्मॉल m की बात करें, इसे हम लिख सकते हैं, हमें पता है जो मोलैरिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होते हैं, वेट बाय मोलर मास। तो W2 क्या हो जाएगा, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। W1 क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है। नॉर्मली वेट ऑफ द जो सॉल्वेंट है ग्राम्स में होता है, तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने 8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया 100 ग्राम ऑफ डाईइथाइल ईथर में, और ये बॉयल होता है 36.86 डिग्री सेल्सियस। वेयर जो प्योर डाई ईथर है वो बॉयल होता है 35.60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। हमें मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बताना है, KB का वैल्यू दिया है डाईइथाइल ईथर का। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया, तो डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB0। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 36.86 माइनस 35.6, तो ये हमें डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल गया 1.26। हमें पता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1.26 KB। और हमें पता है मोलैरिटी के लिए हम W2/m2 W1 1000 यूज करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, W2 का हमें वैल्यू दिया हुआ है 8, हमें यहाँ पे दिया हुआ है। KB का वैल्यू हमें दिया 2.02 1000, M2 हमें पता करना है, तो M2 को हम उस साइड ले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें मोलर मास ऑफ द जो सोल्यूट है वो मिल जाएगा 128.25 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस, तो जो वेपर प्रेशर है सब्सटेंस का लिक्विड फेस में वो इक्वल टू हो जाता है वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेस, तब फ्रीजिंग पॉइंट आता है। अगर हम राउट्स लॉ की बात करें, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, हमें पता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नाउ इट वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल टू हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट से, मतलब
जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है डिक्रीज हो जाता है। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और ये जो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसे ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसे हम ग्राफ से देखेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट सपोज आइस है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड सॉल्वेंट सपोज वाटर है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा फ्रोजन सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है मैच करेगा, तो उस टाइम पे क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, सॉल्वेंट का TF0 आएगा। अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो जब आप इसका वेपर प्रेशर कम करोगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करोगे, तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर पे यहाँ पे ये ज्वाइन करेगा, तो ये TF यहाँ पे आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आएगा। तो आप देख सकते हो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है सॉल्यूशन का। तो इस डिफरेंस को डेल्टा TF को हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जो TF0 है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। TF क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये कम हो गया। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल m। KF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और जो KF का यूनिट है वो है केल्विन kg पर मोल। अगर हम मोलैलिटी को इक्वेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं W2/m2 डिवाइडेड बाय W1 डिवाइड बाय 1000। तो ओवरऑल ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। W2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिली एरिया? राइट द नेम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो अगर ना स्नो कवर्ड रोड है हिली एरिया में तो हम सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं। सॉल्ट स्प्रिंकल करने की वजह से याद रखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है कम हो जाता है। तो 0 डिग्री से कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। एज ए रिजल्ट जो स्नो है वो 0 डिग्री पे भी क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। व्हेन सॉल्ट इज स्प्रेड ओवर स्नो कवर्ड रोड, स्नो स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम द सरफेस, स्नो जो है मेल्ट होने लग जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इससे क्लियरिंग ऑफ रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीफ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। हमने एंटीफ्रीज सोल्यूशन बनाया, हमने डिसॉल्व किया 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका मोलर मास दिया 62 ग्राम पर मोल इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो इसमें याद रखना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। KF ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है W2 दिया है 31 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर दिया है W1 दिया है 600 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया 62 ग्राम पर मोल, KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले निकालना है। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF W2/m2 W1 1000 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें ये दिया 1.86, ये 31 है, मास दिया हुआ है, मोलर मास ये 1000 है, डिवाइड बाय 600। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.55 केल्विन। तो इतना जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 273 होता है, तो माइनस 1.55, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें मिल गया विच इज 271.45 केल्विन। नेक्स्ट हमें KF एंड KB का यहाँ पे फॉर्मूला दिया। KF होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू R होता है गैस कांस्टेंट, M1 क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TF स्क्वायर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, डेल्टा FUSH मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। KB क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू R मतलब गैस कांस्टेंट, M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TB स्क्वायर TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, डेल्टा VAPH क्या होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो करते हैं और इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो नेचुरल हो सकता है, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन का हो सकता है। एनिमल ओरिजिन में पिग्स ब्लैडर होता है और वेजिटेबल ओरिजिन में पार्चमेंट होता है। सिंथेटिक ओरिजिन का भी हो सकता है, जैसे सिलोफेन हो सकता है। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, तो इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू द होल्स, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जैसे वाटर है इस होल से पास कर सकते हैं, वेरएस जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो इन होल से पास नहीं कर पाते, तो पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है तो हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हमें पता है जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर आप चाहते हो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को स्टॉप करना तो सॉल्यूशन साइड पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं जिससे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टॉप हो जाता है, तो ये जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो सॉल्यूशन साइड में, जो प्रेशर है जो जस्ट स्टॉप कर देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई है, इट इज इक्वल टू CRT। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C होता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर इन केल्विन। और हमें पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of the solution in liters। तो N2 number of moles of solute, V volume of the solution in liters। तो ये जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइड बाय M2 इंटू V। W2 है मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मोलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोलर मास पता कर सकते हैं पॉलीमर्स का और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका ज़्यादा एडवांटेज होता है ओवर अदर मेथड्स, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ से भी आप मोलर मास निकाल सकते हो। बट ऑस्मोटिक प्रेशर का ज़्यादा एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तो ये रूम टेम्परेचर में हम मेजर कर सकते हैं और मोलैरिटी यूज़ होती है, तो मोलैरिटी को यूज़ करना थोड़ा ईजी होता है। और जो मैग्नीट्यूड है लार्ज होता है इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूजफुल होता है विच आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो उससे आप ना बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे होता है, वेयर एज आप ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकाल सकते हो क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे आप यूज करते हो। और जो पॉलीमर है उनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, तो लो सॉल्युबिलिटी पे भी आप क्या कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर एडवांटेजियस देन अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एडवांटेजियस होता है क्योंकि इसमें हम मेजर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो यूज होता है इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल निकाल सकते हैं, जैसे प्रोटीन का। प्रोटीन जो है वो जनरली स्टेबल नहीं होते हाई टेम्परेचर में, तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज नहीं करते, हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं। साथ में जो पॉलीमर्स है उनकी पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है उसमें लेस सॉल्युबिलिटी में भी आपको हायर वैल्यू दिखाई देता है। सो दैट्स व्हाई हम ये मेथड यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दोनों सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल है फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल। जो हमारा ब्लड सेल है उसके इनसाइड जो फ्लूइड होता है इट इज इक्विवेलेंट टू, तो वो आइसोटोनिक होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, जिसे हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कहते हैं। तो जो पेशेंट को नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन दिया जाता है ये ब्लड सेल के फ्लूइड के साथ क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, तो दोनों के बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। सेकेंड है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर एक सोल्यूशन का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है एज कंपेयर टू अदर सोल्यूशन तो इसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है, अगर आपने सेल को प्लेस किया है सोल्यूशन में
containing more than 0.9% mass by volume NaCl। तो बाहर जो है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हमने सेल लिया, जैसे ब्लड सेल लिया, तो जो वाटर है इट विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ जाता है। याद रखना, फ्लो ऑफ जो सॉल्वेंट है हाइपो से हाइपर की तरफ होता है और जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करेंगे। ए सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर एक सोल्यूशन का लेस ऑस्मोटिक प्रेशर है देन द अदर सोल्यूशन, तो उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। सपोज आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन लिया है लेस देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है, तो ये जो सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक होगा एज कंपेयर टू द सेल, और जो वाटर है सेल के अंदर मूव करेगा और जो सेल है वो स्वेल करेगा, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम ऑस्मोसिस की एग्जांपल की बात करेंगे। ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट, अगर आपने रॉ मैंगो को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में प्लेस किया है तो वो वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस से, श्रिवल वो क्या होता है, सूख जाता है और उससे पिकल आप बना सकते हो। पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, जब लोग काफ़ी सॉल्ट या सॉल्टी फूड खाते हैं तो वाटर रिटेंशन उनके टिश्यूज में होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस, तो इंट्रासेलुलर स्पेस में वाटर की रिटेंशन होती है जब लोग ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, और बॉडी में क्या आता है, पफिनेस और स्वेलिंग आती है जिसे हम एडिमा कहते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट ऐड करते हैं, फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए हम शुगर ऐड करते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो वाटर लूज करके क्या होता है, श्रिवल मतलब सूख जाता है एंड इट विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेजिन आर केप्ट इन वाटर, जब आप रेजिन को वाटर में रखते हो वो स्वोलन हो जाते हैं। नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो जब आप रेजिन को वाटर में रखते हो तो जो रेजिन के अंदर की कंसंट्रेशन है वो हाइपरटोनिक होती है, वाटर हाइपोटोनिक होता है, तो जो वाटर है वो हाइपरटोनिक मतलब रेजिन के अंदर मूव करता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, एज ए रिजल्ट वो स्वेलो हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, जहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है रेजिन के अंदर होता है। नेक्स्ट है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में हम सोल्यूशन साइड में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, एज ए रिजल्ट जो सॉल्वेंट है प्योर वाटर है सेपरेट हो जाता है, तो इसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अब नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में हम सोल्यूशन वाली साइड में जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, एज ए रिजल्ट जो वाटर है सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करता है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, हम डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स कर सकते हैं। इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड, हम सोल्यूशन साइड में जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन, तो जो प्योर सॉल्वेंट है सोल्यूशन से बाहर की तरफ फ्रेश वाटर की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर से वाटर प्योर वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज हाई, तो इस प्रोसेस के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। ये पोरस मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल टू वाटर, वाटर यहाँ से मूव कर सकता है, बट इनपरमिएबल है, यहाँ से इम्प्योरिटीज और जो आयंस है सी वाटर की वो मूव नहीं कर सकती, एज ए रिजल्ट हमें फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोलर मास, जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास मेजर कर सकते हैं। अब जो आपने मोलर मास मेजर किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो डिफरेंट हो सकता है एक्चुअल मोलर मास से, तो उस केस में जो सब्सटेंस है उसका एबनॉर्मल मोलर मास होता है, और इसके दो केस होते हैं। पहला होता है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, तो दो या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके ना सिंगल एंटिटी बनाते हैं। और हमें पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, बट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाता है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीशीज इन द सोल्यूशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीशीज डिक्रीज हो गया, एंड डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर। सपोज हमारे पास इथेनॉइक एसिड है बेंजीन में, तो जो दो मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, इसे हम डाइमर कहते हैं। और जो नॉर्मल मोलर मास है
वो 60 ग्राम पर मोल होता है, बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर गए हैं, तो जो अभी मोलर मास है वो क्या हो चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है। तो ओवरऑल ये 120 ग्राम पर मोल हो चुका है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज आपने 1 मोल ऑफ इथेनॉइक एसिड लिया था, बट अभी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या कर रहे हैं, हाफ के जैसे बिहेव कर रहे हैं, 0.5 हो गया। मास तो सेम था, तो मतलब मोलर मास जो है वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया एसिड बेस सॉल्ट, ये डिसोसिएट करता है सॉल्यूशन में, दो या उससे ज्यादा आयन पार्टिकल बनते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। जैसे आपने KCl लिया है, ये K+Cl नेगेटिव रिलीज करेगा। आपने 1 मोल लिया था, बट अभी ये 2 मोल्स के जैसे बिहेव कर रहा है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया, तो जो मोलर मास है वो कैसे बिहेव कर रहा है कि वो हाफ हो चुका है। तो नॉर्मल मोलर मास होता है KCl का 74 ग्राम पर मोल, बट अभी जो मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास है, वो हाफ हो चुका है, 37.25 ग्राम पर मोल हो चुका है। तो ये एबनॉर्मल मोलर मास होता है डिसोसिएशन के केस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैन हॉफ फैक्टर की, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्सप्रेस करता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, कि अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट कर रहे हैं, कितना उसका एक्सटेंट है, और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ये हमें बताता है। I का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ये ऑल्सो इक्वल टू होता है observed colligative property by calculated colligative property, and it is also equal to total number of moles of particle after association or dissociation divided by number of moles of particle before association or dissociation। इससे हम I का वैल्यू निकाल सकते हैं। एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू लेस देन 1 होता है, डिसोसिएशन के केस में I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अब याद रखना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है। सो दैट्स वाई जो वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू है उसे हम मॉडिफाई करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो उसमें हम I का वैल्यू इंक्लूड करेंगे। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01, हम I N2 बाय N1 यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू I KB स्मॉल m, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू I KF स्मॉल m, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल टू I N2 RT डिवाइडेड बाय V। अब इंपॉर्टेंट चीज कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट नहीं करते सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, तो I का वैल्यू 1 होता है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं। जैसे KCl है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करके 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, I का वैल्यू डबल हो जाता है। MgSO4 में 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, Mg2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, I का वैल्यू 2 होगा। एंड K2SO4 में 2 K प्लस के आयन और एक SO4 2 नेगेटिव का आयन प्रोड्यूस होगा, तो I का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन वाटर में हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला है, 1 मोलर डाला है, हमने बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हमें मिला दैट इज 100.18 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना वैन हॉफ फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, KB ऑफ वाटर का हमें वैल्यू दिया। याद रखना इसमें क्या हो रहा है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, वेयर जब आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.18 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा 100.18 माइनस 100, तो हमें मिल जाएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस और 0.18 केल्विन। तो जब आप टेम्परेचर को माइनस करते हो, चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, तो इसे अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके भी माइनस करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा 0.18। तो याद रखना ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा TB इक्वल टू I KB स्मॉल m। M का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, ये 1 मोलर है। KB का वैल्यू हमें दिया 0.512 केल्विन kg पर मोल, ऑलरेडी ये गिवन है। तो I किसके इक्वल होता है, डेल्टा TB डिवाइडेड बाय KB इंटू M। तो M का वैल्यू तो 1 है, डेल्टा TB का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमने लिख लिया 0.18 डिवाइडेड बाय KB का वैल्यू 0.512, तो हमें I का वैल्यू मिल जाएगा 0.35। तो ये हो जाएगा वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें बताना है, जिसमें 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, मोलर मास दिया है 122 ग्राम पर मोल। इसे हमने डिसॉल्व किया है बेंजीन में, जो सॉल्वेंट है 500 ग्राम है।
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें दिया है 66 टॉर, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। साथ में दिया है कंप्लीट डायमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, मतलब बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। जब दो मॉलिक्यूल कंप्लीटली कंबाइन करते हैं तो याद रखना वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हमें दिया है वेट ऑफ, अगर आप देखोगे बेंजोइक एसिड दिया, मोलर मास दिया, वेट ऑफ बेंजीन दिया, मोलर मास ऑफ बेंजीन आप निकाल सकते हो C6H6 होता है। कार्बन का वेट कितना होता है 6 × 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 6, तो ओवरऑल 72 + 6 मतलब ये 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो सॉल्वेंट है बेंजीन दिया 66 टॉर, तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो जब आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड करोगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। आई का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0.5 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को पता करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले NB हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 61/122, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड मिल जाएगा विच इज 0.5 मोल्स। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, हमें दिया है 500 ग्राम, मोलर मास कितना है 78, निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6.41 मोल्स। उसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो इसे हम यहाँ पे फॉर्मूला पे लिख लेंगे। I का वैल्यू 0.5 है, जो P0 है हमें दिया है 66 है, P का वैल्यू हमें पता करना है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको P मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 63.6 टॉर। नेक्स्ट हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। जब हमने 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 को डिसॉल्व किया 250 ग्राम ऑफ वाटर में, जो MgBr2 है वो कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है। मोलर मास ऑफ MgBr2 दिया 184 ग्राम पर मोल, KF ऑफ वाटर दिया। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, हमें दिया है 10.5 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 250 ग्राम्स। अगर हम MgBr2 को देखेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है, 3 आयन बनेंगे, एक Mg2+ का और 2 आयन्स Br नेगेटिव के, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो हमें पता है डेल्टा TF = I KF स्मॉल m, स्मॉल m मोलैलिटी होते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हो मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है MgBr2 का 10.5, मोलर मास हमें दिया है 184, मास ऑफ वाटर कितना है 250 डिवाइड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, तो मोलैलिटी मिल गया 0.23। तो 3 हमारा क्या हो गया, I का वैल्यू 3 हो गया। KF का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है 1.86 × 0.23, कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर मिलेगा 1.2834 डिग्री सेल्सियस। अब याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है, तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कम हो चुका है, तो 0 - 1.2834 हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, माइनस ऑफ 1.2834 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। याद रखना जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, कभी कभी ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन है ये 100% नहीं होता, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है और उससे हम वेट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में जो I है दैट इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट, जैसे NaCl हो गया, सपोज NaCl 50% डिसोसिएट कर रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये जो अल्फा है ये हो जाएगा 50% और 0.5 इसे हम लिखेंगे, इसे हम डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में हमारा वेट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है I इज इक्वल टू 1 - बीटा + बीटा बाय n। बीटा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि कितना एसोसिएशन हो रहा है। सपोज एसोसिएशन 50% हो रहा है तो बीटा हमारा 0.5 हो जाएगा। n है नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट, सपोज 2 पार्टिकल कंबाइन कर रहे हैं तो n का वैल्यू 2 हो जाता है, इससे हम वेट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का वन शॉट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसके जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और लेटेस्ट वन शॉट में जल्द लाऊंगा, चैनल को फॉलो कर लेना।